नीलनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में बिरजू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी रेखा और बेटे सूरज के साथ रहता था। बिरजू एक मजदूर था जो गांव के बड़े सेठ धनराज के यहाँ सामान उठाने का काम करता था। अब बारिश का मौसम आ चुका था और धीरे धीरे बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों से गांव में बारिश का कहर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी बीच एक रात बिरजू के घर। बिरजू, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, सूरज ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बारिश और ठंड हमारी जान ही ले लेंगी। तुम सही कह रही हो रेखा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। बिरजू, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह ठंड में कांप रहा है। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको रेखा, मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी आग जला देता हूं, क्योंकि अगर हमने आग ना जलाई तो हम ये रात नहीं निकाल पाएंगे। बिरजू आग जला लेता है और आग की तपिश से उन्हें कुछ राहत मिलती है, जिससे वे सो जाते हैं। सुबह होते ही बिरजू अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन काम पर भी उसे अपने परिवार की चिंता लगातार सताए जा रही थी। क्यों ना मैं मालिक से कुछ पैसे मांग लूं? घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर मालिक कुछ पैसे उधार दे दें तो घर का खर्च चल जाएगा। ये सोचकर बिरजू अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। घर में सबको भूखा सोना पड़ रहा है। अगर आज मदद नहीं मिली तो सच कह रहा हूं, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। अरे बिरजू, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अब तक उसकी रकम नहीं चुकाई। तू अब तक 3 बार मुझसे पैसे उधार ले चुका है और फिर से उधार मांगने आ गया। ये कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार ले लेता है। मालिक, मैं जानता हूं कि मुझ पर पहले से उधार बाकी है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, बीवी रो रही हैं और घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है बिरजू, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार इसे आखिरी बार समझना और अगली बार वादा निभाना। बिरजू जल्दी से अपना काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लेने चला जाता है। जैसे ही बिरजू राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे राम भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी? हाँ केतन भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाकों में पानी ही पानी हो जाएगा। अरे राम भाई, पानी पानी क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर और झोपड़ियां सब बह सकती हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो केतन भाई। इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी। यह तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान सब जलमग्न हो जाएंगे। सड़कों पर पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। राशन की दुकान पर राम और केतन की बातें सुनकर बिरजू बहुत डर जाता है। अरे राम भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग तो किसी तरह बच ही जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या बीतेगी, ये कोई नहीं समझ सकता। मेरी झोपड़ी तो पहले से ही बहुत कमजोर है। अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसी बारिश हुई तो मेरी झोपड़ी तो बह जाएगी और फिर हमारे पास सिर छुपाने का भी सहारा नहीं बचेगा। अरे बिरजू भाई, माफ करना। हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहूं, तुम्हारी बात सुनकर तो दिल बैठ गया। सच में जब ये बारिश कहर बनकर टूटेगी तो सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ बिरजू भाई, हमारे पास तो पक्के मकान हैं, सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी ही तुम्हारा पूरा आशियाना है। बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। आप लोग तो बैठकर सिर्फ बातें कर सकते हो, पर हमारी सोचो, जिन्हें आज के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ठीक कह रहे हो बिरजू भाई। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है उसका भूखा पेट। चलो, जो भी हो, तुम बताओ, तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई। घर में बच्चे भूख से परेशान हैं। बारिश की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। बिरजू राशन की दुकान से आटा लेकर अपने घर लौट आता है। रेखा, तुमने सुना? आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बहुत तेज होगी। हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ बिरजू,
मुझे भी डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो हालात और भी खराब हैं। देखो रेखा, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है, और जब पेट खाली होता है तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। रेखा, सूरज और बिरजू दोनों को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात जब बिरजू और उसकी पत्नी रेखा सो रहे होते हैं, तभी बाहर आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी हवाएं सिहरन पैदा करती हैं। बिजली की तेज रोशनी अंधेरे को चीरकर पल भर के लिए पूरी धरती को रोशन कर देती है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधा बिरजू के घर पर गिरती है। बिजली गिरने के कारण उसकी छत पर दरारें आ जाती हैं, जिससे बारिश का पानी और तेजी से टपकने लगता है। इतनी तेज आवाज से बिरजू का पूरा परिवार डर कर उठ जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने हम पर कौन सा कहर बरपा दिया? पहले ही हम जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे, और अब ये नया तूफान। घर की दीवारें तो पहले ही कमजोर थीं, अब छत भी टपकने लगी है। लगता है हमारी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं। बिरजू, ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त कुछ करने का है। इस बारिश के कारण हमारे घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चारों तरफ से घर में पानी भर रहा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। पापा, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर पूरा गिर न जाए। ये डरने का समय नहीं है सूरज बेटा। हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। आज की रात जैसे भी हो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन सुबह होते ही मैं इस हालात से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। ये बारिश हमें हरा नहीं सकती। हमें इस मुश्किल से बाहर निकलना ही होगा। किसी तरह वह रात गुजार लेते हैं और फिर अगली सुबह बिरजू, अब और नहीं। हम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। छत टपक रही है, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। अगर फिर बारिश तेज हुई तो यह घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमें यहां से निकलना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रेखा। अब यहां एक पल भी रुकना हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन हमें जाने से पहले यह देखना होगा कि बाहर हालात कैसे हैं। मुझे सिर छुपाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना देखना होगा। मैं जरा बाहर तक जा रहा हूं। इस बारिश और तूफान के बीच जाकर देखता हूं कि कोई मदद मिल सकती है क्या। बिरजू अपने घर से निकलकर जैसे ही गांव के मंदिर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर एक बड़ा सेठ कंबल बांट रहा होता है। बिरजू भी कंबल लेने चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूं। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल रात की तेज बारिश ने मेरी झोपड़ी में जगह जगह छेद कर दिए हैं। अब मेरे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। ठंड से मेरा बच्चा कांप रहा है, पत्नी भूख के मारे परेशान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, और अगर यही धन जरूरतमंदों के काम ना आए तो इसका क्या फायदा। हम ये कंबल बांटने के लिए ही लाए हैं, ताकि इस बारिश और ठंड में कोई गरीब परेशान न हो। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लो, 2 नहीं बल्कि 3 कंबल ले जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी ठंड से बच सकें। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। बिरजू सेठ जी के पास से कंबल लेकर अपने घर लौट आता है। रेखा, तुम यकीन नहीं मानोगी। मुझे सिर छुपाने की जगह तो नहीं मिली, परंतु मैं कंबल तो लेकर आ गया हूं। लेकिन हम इस खंडहर जैसे घर में कैसे रहेंगे? जरा देखो, इसकी दीवारें आधी गिर चुकी हैं। छत जगह जगह से टपक रही है। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए। बिरजू, डरने की जरूरत नहीं है। ये घर टूटा जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। हर बार हम डटकर खड़े हुए हैं। इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन रेखा, हमारे पास न लकड़ियां हैं, न कोई सामान और न ही कोई मदद। ये जगह हमें ठंड और बारिश से नहीं बचा पाएगी। हम सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। देखो, ये कंबल जो तुम लाए हो, हम इसे छत पर डाल देंगे ताकि बारिश अंदर ना आ सके। मैं अंदर से कुछ टूटी लकड़ियां और ईंटें इकट्ठा कर लूंगी। हम दोनों मिलकर इस घर को थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर लेंगे।
देखते देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। बिरजू और रेखा किसी तरह छोटी मोटी सामग्री जमा करके अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं। परंतु घर की मरम्मत करने के चक्कर में बिरजू कुछ दिनों से अपने काम पर नहीं गया था। फिर एक सुबह जब रेखा और बिरजू आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी बिरजू का सेठ वहां आ जाता है। सुन बिरजू, तुझे याद है या नहीं, तूने कुछ दिन पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे। तूने कहा था कि समय पर लौटा देगा, लेकिन आज तक तूने एक पैसा भी वापस नहीं किया। मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। मेरा घर पूरी तरह उजड़ गया है। बारिश में छत टपकने लगी थी, दीवारें गिरने की कगार पर थीं। इस मुसीबत में मैंने और मेरी पत्नी ने जैसे तैसे टूटी फूटी चीजें जोड़कर छत बनाई ताकि बच्चों को भीगने से बचा सकूं। इसी वजह से मैं आपके यहां काम पर भी नहीं आ सका। अब आप ही बताइए, जब पास में कुछ भी नहीं बचा तो पैसे कहां से लाऊं? पर मैं वादा करता हूं सेठ जी, हालात जैसे ही बेहतर होंगे आपका एक एक रुपया चुका दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। हां, वक्त दे दूं। और तू क्या समझता है, मैं तेरा कोई रिश्तेदार हूं जो तुझे यूं ही वक्त पर वक्त देता रहूं? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा बिरजू। अब तू काम पर भी नहीं आ रहा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तेरे घर की यह जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरी यह जमीन छीन ली तो मैं और मेरा परिवार कहां जाएंगे? ये बारिश हमें मार डालेगी। सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास तो बहुत धन दौलत है, कृपा करिए मुझ पर। यह सब मैं नहीं जानता बिरजू। जब तुझे उधार दिया था तब मैंने तुझसे ये सब बहाने सुनने का वादा नहीं किया था। अगर तुझे अपना घर बचाना है तो कल तक मेरा उधार चुका देना, वरना अब ये घर मेरा हुआ। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। अब हम सेठ जी के पैसे कहां से देंगे रेखा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमने कल तक पैसे नहीं चुकाए तो सेठ जी हमारा घर भी छीन लेंगे। हम ऐसी बारिश में कहां जाएंगे? बिरजू, परेशान मत हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। देखो, मेरे ये सोने के कड़े, इन्हें बेच दो। कम से कम सेठ जी का कर्ज तो उतर जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा उससे हम अपने घर की कुछ मरम्मत भी कर लेंगे। नहीं रेखा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये कड़े तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने दिए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इन्हें बेचने नहीं दूंगा। हमें पहले भी इससे ज्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ा है। नहीं बिरजू, कोई लेकिन नहीं। ये कड़े किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि हमारी जरूरत के लिए जा रहे हैं। और सुनो, जब समय बदलेगा हम इन्हें फिर से वापस ले आएंगे, लेकिन अभी इन्हें रखना हमारी मूर्खता होगी। लो, इसे ले जाओ और सेठ जी के पैसे चुका दो। बिरजू रेखा के कड़े लेकर सुनार के पास जाता है बेचने के लिए। अरे बिरजू भाई, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, क्या काम है? धनी भाई, ये कड़े बेचने आया हूं। देखिए कितने के बिक सकते हैं। अरे बिरजू, ये तो बहुत पुराने जमाने का सोना है। अच्छा माल है, लेकिन तुम तो जानते हो बाजार में भाव गिर रहे हैं। मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दे सकता हूं। क्या? सिर्फ 1000 रुपए? धनी भाई, ये तो शुद्ध सोना है। मेरी पत्नी के मायके से मिला था। इसमें वजन भी अच्छा है। कम से कम इसका सही दाम तो लगाइए। देखो बिरजू, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। बाजार की हालत तुमसे छुपी नहीं है। इस समय कोई ज्यादा दाम नहीं देगा। हां, अगर तुम्हें कहीं और ज्यादा मिल रहा हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम जल्दी में हो और तुम्हें पैसे अभी चाहिए। अब बताओ, सौदा पक्का करें? ठीक है धनी भाई, आप ही ये कड़े ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। बिरजू धनी से पैसे लेकर सेठ जी को देने चला जाता है। बिरजू सेठ जी को पैसे दे देता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ जी, ये बिरजू तो आपका पूरा उधार चुका गया। अब आप उसकी जमीन कैसे हड़पेंगे? अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा। अरे राजू, अभी मेरा एक खेल खत्म हुआ है, अभी असली खेल तो बाकी है। सीधे तरीके से कोई जमीन थोड़ी छोड़ता है। मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि बिरजू खुद ही गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे सेठ जी, मुझे भी कुछ बताइए। तुम्हें पूरे गांव में ये अफवाह फैला देनी है कि बिरजू श्रापित है। जब तक वो गांव में रहेगा तब तक गांव की बर्बादी तय है। बारिश की हर बूंद गांव को डुबा देगी और इसका जिम्मेदार बस बिरजू होगा। और यदि ये तू गांव के ऐसे लोगों के बीच में कहेगा जो इस बात को आग की तरह फैला दे,
तो हमारा काम और जल्दी हो जाएगा। और यदि हमें कुछ लोगों को पैसे देने पड़े तो हम वो भी करेंगे। बस तू सोच और इस बात को फैला दे। सेठ जी, आप तो बड़े ही चतुर निकले। ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैलेगी। लोग खुद ही उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। और मुझे कुछ लोग पता भी है जो खाली पंचायत करने में अपना दिन गुजार देते हैं। बस यही तो मेरा असली दिमाग है। बिरजू गांव छोड़कर जाएगा और उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। यहाँ बिरजू का सेठ उसकी जमीन हड़पने के फिराक में था और वहाँ बिरजू सेठ का कर्ज उतार कर खुश हो रहा था। रेखा, मैं सेठ जी के सारे पैसे चुका चुका हूं। अब हमारा उन पर कोई कर्ज नहीं रहा। और हां, गिरिधर जी के भी कुछ पैसे दे आया हूं। बस जो थोड़े पैसे बचे हैं उनसे मैं सोच रहा हूं कि बारिश फिर से अपनी तेजी पकड़ ले, उससे पहले घर के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लूं और छत की मरम्मत कर दूं। सच कह रहे हो बिरजू, अब हमारे सिर पर सेठ जी का कोई बोझ नहीं रहा। हाँ रेखा, अब कोई हमें कर्जदार कहकर नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन अभी हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। बारिश का मौसम है, कब मूसलाधार बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव के लोग कहते हैं कि जल्दी ही बारिश बहुत खतरनाक होगी। इसलिए जो पैसे बचे हैं उनसे घर की मरम्मत जल्द से जल्द करनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो बिरजू, लेकिन बाहर के हालात देखे हैं। हवा तेज हो रही है, बिजली चमक रही है और कभी भी जोर की बारिश हो सकती है। ऐसे में बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? कुछ ही देर बाद देखते ही देखते बारिश पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ती है। घरों की छतें टपकने लगती हैं। नदियों का जल स्तर बढ़कर किनारों को तोड़ने लगता है। इस भयंकर बारिश को गिरता देख बिरजू के सेठ का नौकर राजू झूठी अफवाह फैलाने निकल पड़ता है और आकर केतन और राम से मिलता है। अरे भाई, ऐसी बारिश तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो पूरा गांव डूब जाएगा। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ये बारिश तो जैसे कहर बनकर टूटी है। तुम लोग इस बारिश के कहर को देख रहे हो, पर तुम लोग जानते हो ये बारिश किसी आम वजह से नहीं हो रही। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो राजू? साफ साफ बताओ। अरे, मैंने ये उड़ती उड़ती बात सुनी है कि ये बारिश बिरजू की वजह से हो रही है। बिरजू? वो तो हमारे गांव का ही रहने वाला है। बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है। भला उसकी वजह से बारिश कैसे हो सकती है? तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है कि बिरजू श्रापित है। जब तक वह इस गांव में रहेगा तब तक ये बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। ये तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो राजू? अंधविश्वास नहीं, सच्चाई कह रहा हूं। बुजुर्गों ने कहा था कि अगर गांव में किसी के घर पर बिजली गिरी और यदि उस घर के लोगों को गांव में रहने दिया तो कुदरत का कहर इस तरह बरसेगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और देख लो, यही हो रहा है। तुम लोगों को पता है ना कि बिरजू के घर पर बिजली गिरी थी कुछ दिनों पहले। फिर क्या था, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फिर सभी गांव वाले बिरजू के घर की ओर जाते हैं ताकि उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल सके। बिरजू, अब ये गांव तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। हम सबको पता चल चुका है कि यह अनवरत बारिश तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम श्रापित हो और तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में पड़ गया है। नहीं मुखिया काका, ऐसा मत कहिए। मैं कोई श्रापित नहीं हूं। मैं तो बस इस गांव का एक साधारण निवासी हूं। यह बारिश तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर उसने चाहा तो सूरज भी निकलेगा, खेत भी लहलाएंगे। इसमें मेरा क्या दोष? झूठ मत बोल बिरजू। जब से तेरे घर पर बिजली गिरी है तब से यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। खेत पानी में डूब चुके हैं, घर गिर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और तू कह रहा है कि यह तेरा दोष नहीं। हाँ, बिरजू को गांव से निकालो, ये श्रापित है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे गांव से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगा? मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। हम इस मूसलाधार बारिश में मर जाएंगे। क्या आपकी इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक बेसहारा आदमी और उसके बच्चे को इस तबाही में धकेल देंगे? बिरजू, हम जानते हैं कि यह निर्णय कठोर है, लेकिन हमें अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए यह कदम उठाना ही होगा। अगर तू यहां रहा तो न जाने और कितनी आफतें टूट पड़ेंगी। तो क्या यह न्याय है काका? इतने सालों तक मैंने इस गांव के लिए मेहनत की, सबका साथ दिया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा,
और आज जब मुसीबत आई तो तुम लोग मुझे पराया कर रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। या तो तू खुद चला जा या फिर हमें मजबूरन कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर क्या था, गांव वालों की ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर बिरजू अपनी पत्नी रेखा और बेटे राजू को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। बिरजू, हमें गांव वालों ने अपने ही घर से निकाल दिया। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। हम इस घने जंगल में कहाँ जाएंगे? कब तक भटकते रहेंगे? हाँ रेखा, ये सच है कि अब हमारे पास कोई घर नहीं रहा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम इस जंगल में रह सकते हैं, बस हमें सही तरीके से जीना सीखना होगा। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? अगर बारिश ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली तो हम सिर कहाँ छिपाएंगे? और इस जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा रहेगा। अगर हमने जल्दी कोई ठिकाना नहीं ढूंढा तो इस जंगल में रात काटना मुश्किल हो जाएगा। रेखा, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो पेड़ों पर मचान बनाया करते थे? क्यों ना हम एक पेड़ पर अपना घर बना लें? पेड़ पर घर? क्या ये मुमकिन होगा बिरजू? बिल्कुल। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला, हम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेंगे और दूसरा, बारिश से भी बच पाएंगे। हमने पहले भी घर बनाने का काम किया है, तो यह भी कर सकते हैं। बिरजू फिर बिना कुछ सोचे जंगल से लकड़ियां और बांबू जमा करता है और कुछ ही देर में एक पेड़ पर छोटा सा घर बना लेता है। बिरजू, यकीन नहीं होता। ये घर तो हमारे पहले घर से भी ज्यादा अच्छा और मजबूत लग रहा है। हमारी मेहनत रंग लाई। अब ना तो हमें बारिश की चिंता होगी और ना ही जंगली जानवरों का डर। सच कह रही हो रेखा। जब हमें गांव से निकाल दिया गया था, तब लग रहा था कि अब हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन देखो, हमने अपनी मेहनत से खुद एक नया घर बना लिया। ये कोई मामूली घर नहीं है, यह हमारी हिम्मत और एकता का प्रतीक है। और ये सब सिर्फ तुम्हारी ताकत और हुनर की वजह से हुआ है बिरजू। अगर तुम यह आइडिया नहीं देते तो शायद हम अब भी किसी गुफा या झाड़ी के नीचे पड़े होते। अब तो तुम जंगल में रहने वाली किसी विशेषज्ञ की तरह बात कर रही हो। अच्छा, अब मैं थोड़ा जंगल में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। शायद कुछ फल मिल जाए। यहाँ बिरजू ने अपने परिवार के लिए जंगल में पेड़ के ऊपर एक बेहतरीन घर बना लिया था और वहीं गांव में अभी भी मूसलधार बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी भर गया था। गलियों में पानी लबालब भरा था, खेत जलमग्न हो चुके थे और लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा था। गांव के तालाब और नाले उफान पर थे, जिससे सड़कें डूब चुकी थीं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। अरे, यह गांव तो पूरा पानी में समा चुका है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ मुखिया जी, ये पानी तो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम और देर यहाँ रुके तो हम भी इसमें बह जाएंगे। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हमें माफ कर दो। हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करो। अब हमें इस अचानक आए प्रलय से बचने का कोई उपाय बताओ। अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द जंगल की ओर भागना होगा। कम से कम वहां ऊंचाई पर जाने से हम इस पानी के कहर से बच सकते हैं। सभी गांव वाले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें बिरजू का घर दिखता है। वे देखकर चौंक जाते हैं कि पेड़ पर यह घर किसने बनाया। तभी बिरजू आता है। अरे सेठ जी, गांव वालों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पास तो पक्के मकान थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं। फिर अब यहाँ क्या करने आए हो? जब मेरा घर उजाड़ा गया था, तब आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ, और आज जब आपका पूरा गांव पानी में समा गया, तब आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो। बिरजू बेटा, हमें माफ कर दो। हमें अपने घर पर कुछ दिनों के लिए जगह दे दो। हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। गांव पूरा पानी में डूब चुका है। हमारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बिरजू, हम पर थोड़ी रहम करो। हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया। तुम्हें बेघर कर दिया, तुम्हें गांव से निकाल दिया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके हमें अपने घर में जगह दे दो। हाँ, याद है मुझे सेठ जी। आपने मुझे गांव से निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ रहेंगे। आपके दिल में मेरे लिए कोई दया नहीं थी। आपने मुझे बदनाम कर दिया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और गांव से निकाल बाहर किया।
और आज जब कुदरत ने आप पर कहर बरपाया तो आप मेरे पास आ गए। बिरजू बेटा, हमें क्षमा कर दो। हमसे गलती हो गई। हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं, हमें बचा लो। ठीक है मुखिया जी, मैं अपने दिल में इतनी नफरत नहीं रख सकता। ऊपर वाले ने मुझे सिखाया है कि बदले से बड़ा धर्म मानवता है। आप लोग अंदर आ सकते हैं। मैं आपको भी वैसे ही घर बनाकर दूंगा जैसे मैंने अपने लिए बनाया है। तो इस तरह बिरजू ने सभी गांव वालों की जान बचाई और सभी को अपने जैसे घर बना कर दिए। फिर बारिश के समाप्त होने के बाद गांव वालों ने भी उसे गांव में फिर से बुला लिया